देखिए, ये जो सिलेबस आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये यूजीसी नेट का है सिलेबस। और यूजीसी नेट का सोशल संदर्भ में अगर आप यूनिट नंबर 9 देखेंगे तो आपको मिलेगा समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र, यानी क्षेत्र नंबर फर्स्ट। दो क्षेत्र हैं आपका, यूनिट जो 10 है उसमें क्षेत्र सेकंड मिलेगा। हालांकि अगर मैं बात करता हूँ इस यूनिट नंबर 9 में स्वास्थ्य के हम लोगों को पढ़ना है, यानी आप ये कह सकते हैं कि बीमारी के बारे में भी यह स्टडी करनी है। कॉमन मेंटल जो डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में यह स्टडी करना है यूनिट नंबर 9 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मेंटल इलनेस के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, मेंटल हेल्थ के संदर्भ में इंडिया में कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, यानी नीतियां बनाई गई हैं, कौन कौन से विधान बनाए गए हैं, उस पर हम लोगों को फोकस करना है। उसके बाद एक शब्द है एजिंग, इसी यूनिट नंबर 9 में, जिसे चिकित्सा समाज कार्य क्या होता है, मनोचिकित्सा समाज कार्य क्या होता है, इसका थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेने के बाद इसकी थोड़ी सी इतिहास आप लोगों को पढ़ना है। और उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में और उसके रोग के बारे में, साथ ही साथ सोशल पैथोलॉजी, समाज रोग विज्ञान कहते हैं सोशल पैथोलॉजी का, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हर बार एक सवाल आता है इससे। ठीक है, तो ये भी हमें यह स्टडी करनी है इसी में। पीडब्ल्यूडी, अगर आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं, देखिए और आगे क्या चीज़ मिलती है आपको यहाँ, जरड़ यानी एजिंग। यहाँ एजिंग के केवल थ्योरीज पढ़नी है हमें। इस एजिंग शब्द में थ्योरीज बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये हमें थ्योरी पढ़नी है। फिर उसके बाद हमें पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, यानी यहाँ मैं आपसे कह दूँ कि RPWD एक्ट 2016 का और PWD एक्ट सन 1995 का, एंटी नेशनल ट्रस्ट सन 1999 का। ठीक है, ये आपको तीन जो हैं एक्ट आपको पढ़ना होगा दिव्यांग व्यक्ति के संदर्भ में। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अगर बात किया जाए तो एक प्रकार के ये अधिनियम है जो दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है। उसके बाद थोड़ा सा हमें जेंडर और डेवलपमेंट पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंतर्गत हम सभी लोगों को केवल मॉडल पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? मॉडल, बस। ठीक है, ये हमें मॉडल पढ़ने हैं। फिर उसके बाद ह्यूमन रिसर्च जो है रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ये तो मैनेजमेंट था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक आता है डेवलपमेंट। ठीक है, उसके संदर्भ में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लेबर जो है लेबर वेलफेयर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये है मानव संसाधन विकास। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लेबर वेलफेयर पढ़ना है, थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर के पढ़नी है। ठीक है, श्रम कल्याण की कौन कौन सी थ्योरीज हैं ये हमें पढ़ना होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। देन उसी में आपको प्रिंसिपल भी देखने हमको मिलेंगे। प्रिंसिपल अलग होता है, थ्योरीज अलग होती हैं, दोनों चीज़ें हमें पढ़नी होगी इसमें। ठीक है, उसके बाद लेबर लेजिस्लेशंस पढ़ने हैं, यानी आप ये कह लीजिए कि श्रम विधान कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके संदर्भ में हम लोगों को थोड़ा सा जानकारी रखनी होगी। एक आध सवाल इससे भी प्रश्न बनता है। CSR बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR इसको बोला जाता है। और CSR के संदर्भ में संकल्पना आपको ध्यान में रखना है और इसका मॉडल्स ध्यान में रखना है CSR। उसके बाद आपको पढ़ना है ISO। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट शब्द है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस इसको कहा जाता है। इसमें हमें ध्यान रखना है, ये इसके टाइप पढ़ने हैं। ISO के हमें क्या पढ़ने होंगे? टाइप पढ़ने होंगे इसमें। ठीक है, एंड उसके बाद इसी में एक पॉइंट आता है 6 सिग्मा। ठीक है, 6 सिग्मा यहाँ देखते हैं, हालांकि नहीं मेंशन किया गया है इसमें,
आप लोगों को ध्यान में रखना होगा 6 सिग्मा, ये भी सवाल परीक्षा में आता है। 2019 में बेसिकली यहाँ से 2 प्रश्न आए थे बैक टू बैक 2019 में, ठीक है, 6 सिग्मा। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ना है, मतलब औद्योगिक संबंध के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा यह स्टडी करनी है, और उसमें खास कर इसके मॉडल्स पढ़ने हैं, ठीक है। औद्योगिक संबंध के प्रारूप के मॉडल कौन कौन से होते हैं, इससे परीक्षा में सवाल आता है, इसलिए ये मॉडल्स हमें ध्यान में रख के जाना होगा। देन उसके बाद हमें कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब सामूहिक सौदेबाजी का टाइप पढ़ने हैं। सामूहिक सौदेबाजी के टाइप यानी इसके प्रकार पर बात करनी है। बस इतना यूनिट नंबर 9 में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करूँगा, ध्यान से केवल सुनना है आपको। सबसे पहले हम देखेंगे जैसे कॉमन मेंटल डिजीज़ के बारे में, फिर हम लोग सीवियर मेंटल इलनेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों को मेंटल हेल्थ के संदर्भ में कौन सी पॉलिसी है, कौन से लेजिस्लेशंस हैं, फिर थ्योरी ऑफ एजिंग क्या है, जरड़ के सिद्धांत कौन कौन से हैं, PWD उसके बाद पढ़ना है, फिर जेंडर डेवलपमेंट पढ़ना है, फिर HRM पढ़ना है, और HRM में मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में वो भी मॉडल पढ़ने हैं आपको, ठीक है, याद रखिएगा। फिर HRD पढ़ना है यानी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पढ़ना है। फिर लेबर वेलफेयर, थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर, उसके प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर के संदर्भ में, ठीक है। एंड उसके बाद आपको लेबर लेजिस्लेशंस पढ़ना है, और जो है टाइप ऑफ लेबर लेजिस्लेशंस पढ़ने हैं हमें, ठीक है। और CSR हमें पढ़ना है, ठीक है। ISO पढ़ना है, 6 सिग्मा पढ़ना है, और इंडस्ट्रियल रिलेशंस और कलेक्टिव बार्गेनिंग, इतने पॉइंट है, सब मिला जुला के 8-9 पॉइंट्स हैं, और इसी को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब मैं एक एक करके आप लोगों से बात भी करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करें क्लास को। ये थोड़ा सा मैंने बेसिक चीज़ आपको बताया है। अब कहीं पर भी इस तरीके के नोट्स मिले तो आप तुरंत उसको पढ़िए, गूगल से भी, यूट्यूब से भी, और जो मैंने PDF दे रखा हूँ उस PDF का भी सहारा आप लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने बताया इनसे संदर्भ में कहीं पर भी कोई कंटेंट मिले तो आप उसे ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो शुरुआत किया जाए क्लास, एक बार स्पष्टीकरण करिएगा तो मैं स्टार्ट करूँगा क्लास, प्लीज़। जी सर। चलो तो ठीक है सर, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं एक टॉपिक यहाँ पर मेंशन करूँगा, केवल बेसिक चीज़ों पर बात करूँगा, वो चीज़ें समझ में आए। सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा चिकित्सा समाज कार्य, है ना, चिकित्सा समाज कार्य, इसे ही हम लोग मेडिकल सोशल वर्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए ये जो चिकित्सा समाज कार्य है, जिसे अस्पताल या हॉस्पिटल सोशल वर्क के नाम से भी आप संबोधित कर सकते हैं। आप इसे अस्पताल सामाजिक कार्य के नाम से भी जानते हैं, या आप इन्हें संबोधित कर सकते हैं। समाज कार्य का एक विशेष क्षेत्र है ये, सोशल वर्क का ये एक प्रकार के, अगर मैं आपसे बात करूं तो विशेष एरिया है या विशेष क्षेत्र है मेडिकल सोशल वर्क, ठीक है। हालांकि फैमिली सोशल वर्क के संदर्भ में बात होती है, ठीक है, साइकेट्रिक सोशल वर्क के संदर्भ में बात होती है, विद्यालय सोशल वर्क यानी स्कूल सोशल वर्क के संदर्भ में बात होती है। तो सोशल वर्क के कौन कौन से एरिया हैं, तो ठीक चिकित्सा समाज कार्य जो है वो समाज कार्य का एक क्षेत्र है, ये बात ध्यान रखिएगा, जो चिकित्सा रणनीति में काम करता है। यानी ये क्रिया जो आती है मेडिकल सोशल वर्क, ये किस में काम में आती है, तो सेटिंग, चिकित्सा सेटिंग या चिकित्सा रणनीति में काम करती है, चिकित्सा रणनीति में काम करती है, ठीक है। ये पॉइंट रहेगा, इसके मतलब को या इसके संदर्भ को ये दर्शाएगा। अब ये जैसे मैंने कहा भाई चिकित्सा रणनीति में काम आती है, तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इसमें रोगियों और उनके परिवार को बीमारी, चोट या अन्य कोई चिकित्सा मुद्दों के कारण या उनकी चुनौतियों के कारण होने वाली जो मनोसामाजिक चुनौतियां हैं
उन्हीं मनोसामाजिक चुनौतियों से निपटने में मदद करती है मेडिकल सोशल वर्क या चिकित्सा समाज कार्य। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गया कि भाई ये बीमारी के संदर्भ में होता है या किसी परिवार में कोई डिप्रेशन में है या किसी चोट की वजह से या किसी लंबी बीमारी की वजह से वो परिवार परेशान है, तो उनमें हम लोग इस मेडिकल सोशल वर्क का काम कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उनके सामने जो इस समय चुनौतियां हैं या जो उनके सामने मुद्दे हैं उसको हम आसानी से सुलझा सकें। अब मेडिकल सोशल वर्कर यहाँ पर ये काम करता है रणनीति बना के, ऐसे ही थोड़ी ना रैंडम कोई काम करता है किसी परिवार के साथ, किसी ग्रुप के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, उसमें रणनीति बना के काम करता है। और जब कोई मेडिकल लाइन का कार्य रणनीति बनाकर होती है तो उसे ही हम लोग चिकित्सा समाज कार्य के नाम से उसको संबोधित करते हैं। अब मेडिकल सोशल वर्कर विभिन्न चिकित्सा रणनीति में काम करते हैं। अब इसमें काम करने का उनका जो तरीका होता है, जैसे अगर हम बात करें तो एक तो अस्पताल में काम करेगा। ठीक है भाई, एक तो अस्पताल में काम करता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। दूसरी बात अगर हम करते हैं यहाँ पे तो पुनर्वास केंद्र में काम करता है। पार्ट यही शामिल होता है, पुनर्वास केंद्र यानी रिहेबिलिटेशन सेंटर में। चैरिटीज़ वगैरह जहाँ पे होती है, जहाँ धर्मशालाएँ वगैरह होती हैं, वहाँ पर भी मेडिकल सोशल वर्कर काम करता है ना। रोगियों और उनके परिवारों को निम्न तरीके से वो क्या करता है, मेडिकल सोशल वर्कर उनकी मदद करता है ना, उनकी मदद करता है। अब समस्या का सबसे पहले क्या करेगा वो, चिकित्सा समाज कार्य के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं आपसे, तो हेल्प किस तरीके से करेगा सोशल वर्कर, समझना मेरी बात को। ये सबसे समस्याओं का मूल्यांकन करेगा। अभी मैं आपको ये लाइन समझाऊंगा, समस्याओं का मूल्यांकन करेगा एंड उसका निदान। दूसरी बात, उपचार के लिए योजना विकास करेगा या उपचार योजनाओं का या उपचार योजना का विकास करेगा। उसके बाद सामुदायिक संसाधनों तक पहुंच बनाएगा। रिसोर्सेज बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, सामुदायिक संसाधनों तक पहुंच पर बात करेगा। दुख और शोक से, दुख व शोक से संबंधित परामर्श भी देगा, परामर्श देगा। और संचार एवं सहायता, कम्युनिकेशन एंड उनकी हेल्प करेगा। और रोगी और परिवार की शिक्षा पर भी विशेष बल देगा। रोगी यानी क्लाइंट व परिवार की शिक्षा पर भी बल देगा। ठीक है, तो ये देखिए जो पॉइंट मैंने अभी यहाँ पर मेंशन किया है, ये बेसिकली रोगियों और उनके परिवारों को निम्न तरीके से मदद कर रहा है एक मेडिकल सोशल वर्कर। ठीक है, नोट करते चलिएगा पॉइंट को। अब जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि समस्याओं का मूल्यांकन और निदान करने के संदर्भ में, तो ये जैसे सेवार्थी और उसके परिवार के साथ जब काम करता है एक मेडिकल सोशल वर्कर, और वो काम के माध्यम से जो उसकी मनोसामाजिक समस्या होती है, उस मनोसामाजिक समस्या का वो मूल्यांकन करता है और उससे ये पता लगाता है कि भाई उसकी ज़रूरतें क्या है और उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। उन संदर्भों में फिर ये सोशल वर्कर काम करता है। तो समस्याओं का मूल्यांकन सर्वप्रथम जो है देखने को मिलता है। अभी आप ही लोगों में से अगर किसी से कहा जाए कि भाई मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में आप जा रहे हो, कोई सेवार्थी आता है आपके सामने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहला आपका काम ही यही होता है कि हम उसका मूल्यांकन करके ये पता करने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर प्रॉब्लम है क्या चीज़, है ना। अच्छा, जैसे ही आपने ये असेस करके या मूल्यांकन करके आपने
प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया या उसको देख लिया या आपने कारणों का पता लगा लिया, देन उसके बाद आपने क्या करते हैं, उपचार वगैरह की योजना बनाते हैं। तो रोगी और उसके परिवार को चिकित्सा और उपचार योजना के विकास में मदद करते हैं और उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा भी करते हैं। सामुदायिक संसाधनों तक की पहुंच होती है। देखो, सेवार्थी और उसके परिवारों को चिकित्सा और सामाजिक संसाधनों तक पहुंचने में मदद करता है, जैसे परामर्श हो गया, मेडिकल हो गया, वित्तीय सहायता हो गया, इस तरीके से उनकी हेल्प की जाती है। दुख और शोक, दुख व शोक से संबंधित परामर्श। देखिए, वे रोगियों और उनके परिवारों को दुख, शोक और अन्य भावनात्मक चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं एक मेडिकल सोशल वर्कर। संचार और सहायता, मतलब रोगियों और उनके परिवारों को डॉक्टर, नर्स या अन्य चिकित्सा या आप कह लीजिए थेरेपिस्ट, ठीक है, चिकित्सा पेशेवर के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करते हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके कम्युनिकेशन में। रोगी और परिवार की दिशा या शिक्षा, तो रोगियों और उनके परिवारों को बीमारी के बारे में ना स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के तरीके के बारे में उनको शिक्षित करते हैं, ठीक है। तो ये है एक प्रकार से मेडिकल सोशल वर्क के संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो मैंने अभी आप लोगों से यहाँ पर बताया है, ठीक है, मेडिकल सोशल वर्क के संदर्भ में। अब देखिए, मेडिकल सोशल वर्क का विकास सर्वप्रथम हुआ कहाँ से था, ये भी जानना ज़रूरी है ना। इस पर भी हम लोग एक एक करके बात करेंगे, तो बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। चिकित्सा समाज कार्य का विकास सर्वप्रथम, ठीक है, 1880 ईस्वी में यूके में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि भाई मेडिकल सोशल वर्क या चिकित्सकीय समाज कार्य का सर्वप्रथम विकास कहाँ पर हुआ है, तो जवाब आप लोगों को क्या होना चाहिए, इंग्लैंड में हुआ था सन 1880 की दशक में या वर्ष में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इंग्लैंड के अस्पतालों में मुक्त हुए रोगियों को सहायता प्रदान करने के साथ ही बेसिकली ये शुरुआत किया गया था मेडिकल सोशल वर्क, ठीक है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिला 1890 का वर्ष, 1890 का वर्ष, और इस 1890 के दशक में एक नाम मिलता है मैरी स्टीवर्ट को लंदन के रॉयल फ्री अस्पताल में प्रथम लेडी अल्मोनर के रूप में नियुक्त किया गया, अब देखो, ये सम्मिलित वाले परीक्षा में जो है, मतलब परीक्षा में सम्मिलित वाले प्रश्न के रूप में आपके सामने देखने को मिलेगा। हालांकि चिकित्सीय समाजकार्य की अवधारणा यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका दोनों, मुख्य रूप से अमेरिका से प्रेरित, यहाँ इस कार्य का प्रारंभ करने का जो प्रयास किया वो लेडी अल्मोनर्स ने ही किया सन 1890 के दशक में। ये नाम याद रखिएगा, मैं मेडिकल सोशल वर्क के संदर्भ में बता रहा हूँ। अब ये आपको हरियंट की किताब में भी नाम तो मिल तो जाएगा, यहाँ पे प्रथम लेडी का नाम मिल जाएगा, लेडी अल्मोनर, लेकिन वर्ष के साथ रॉयल फ्री हॉस्पिटल का नाम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये नाम आपके लिए एक एडिशनल जानकारी है, और यही सब देखो आपको अलग बनाता है और बच्चों से, ठीक है, यही सारे कंटेंट। आगे बढ़ते हैं, अगले एक और इम्पॉर्टेंट मैं
बताने जा रहा हूँ वर्ष जो आपके परीक्षा में देखने को मिल सकता है, 1909 का वर्ष। 1909 ईस्वी में एक नाम हमें देखने को मिलेगा, एनी कमिंस ने सेंट थॉमस अस्पताल में एक व्यापक सामाजिक कार्य सेवा की स्थापना, सामाजिक कार्य सेवा की स्थापना। ये हमें इस तरीके से दो नाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर, तो उस प्रक्रिया में 19वीं शताब्दी के दौरान में एक नाम मिलता है, जॉन स्नो का नाम। किसका नाम मिलता है? जॉन स्नो का नाम मिलता है। और इन्हीं के द्वारा इन्होंने सन 1848 ईस्वी में लंदन में हैजा प्रकोप को समाप्त करने में काफ़ी मदद, या उनकी काफ़ी जो है इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। तो यहाँ पे जॉन स्नो का नाम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इनका नाम भी आप याद रखें। अब मैं इसके संदर्भ में कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट करवाना चाहूँगा, ठीक है। जॉन स्नो एक विद्वान है, आप ये कह लीजिए कि एक अंग्रेजी चिकित्सक हैं। जॉन स्नो एक अंग्रेजी चिकित्सक हैं, ये बात आपको स्पष्ट हो गई है? नहीं थे, ये है ना, चिकित्सक थे, जिन्होंने लंदन में, कहाँ पे? लंदन में हैजा के प्रकोप पर क्या किया था? अध्ययन किया था, है ना, अध्ययन किया था। और लंदन में हैजा के प्रकोप को समाप्त करने में इन्होंने सहायता भी की थी। सन 1848 ईस्वी में, ठीक है, 1848 ईस्वी में हैजा के प्रकोप को समाप्त करने में सहायता, हैजा के प्रकोप को समाप्त करने में मदद की थी या सहायता की थी। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, इन्होंने दिखाया था कि दूषित पानी महामारी का मुख्य स्रोत होता है। जो दूषित पानी होता है, दूषित पानी, वो महामारी का एक स्रोत है। तो इन्होंने एक और वर्ष बताया, जॉन स्नो महोदय ने, थोड़ा सा डीप में गया हूँ बस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो 1854 ईस्वी में, 1854 में इन्होंने ब्रांड स्ट्रीट पंप के आसपास हैजा के मामले की संख्या, हैजा के मामलों की संख्या और उनके उपयोग के बीच संबंध स्थापित किया, और उनके उपयोग के बीच संबंध स्थापित किया। ये भी एक एडिशनल जानकारी या एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चीन में चिकित्सकीय समाज कार्य की शुरुआत, मेडिकल सोशल वर्क की शुरुआत चीन में, ठीक है, चीन में मेडिकल सोशल वर्क की शुरुआत
सन 1921 में हुआ है ना, बीजिंग में। किसने किया था? इडा प्रूइट ने, इडा प्रूइट के द्वारा बेसिकली ये शुरू किया गया था 1921 में बीजिंग में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चिकित्सा समाज कार्य कार्यक्रम चीन में समाज कार्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था ये, जो एक अहम रोल अदा करता था ये। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं तो हमारे सामने आयरलैंड का भी नाम आता है, ये भी जानना ज़रूरी है। आयरलैंड चिकित्सा समाज कार्य की शुरुआत को बाल रोग विशेषज्ञ, आयरलैंड में बाल रोग विशेषज्ञ कौन थे? एला वेब थी, बाल रोग विशेषज्ञ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, एला वेब आयरलैंड की पहली महिला डॉक्टर थी। ये पहली महिला डॉक्टर थी, पहली महिला डॉक्टर। ठीक है, बीमार बच्चों के लिए इन्होंने एक डिस्पेंसरी की स्थापना की थी। जो बीमार लोग होते हैं उनका इलाज वगैरह इन्होंने एक डिस्पेंसरी बनाया था, उस पे करती थी। तो सन 1918 में, कब? सन 1918 में विनिफ्रेड एल्कॉक को अपनी पहली दानदाता के रूप में नियुक्त किया इन्होंने, पहली दानदाता के रूप में, दाता के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है एला वेब के। ठीक है, अब बात जब हम लोग करते हैं अपने इंडिया के संदर्भ में, तो हम सभी लोगों को पता है भारत में सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट, ठीक है, स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना किया गया है ना। ये बात आप सभी लोग जानते हैं ना, बताइए। सर दोराबजी, भाई आप लोग क्लास में हो ना, बोलो। हाँ सर हैं। ठीक है, सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट, ठीक है, क्या होगा? टाटा ग्रेजुएट। ठीक है, स्कूल ऑफ सोशल वर्क, स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना सन 1936 में। 1944 और 45 में नाम क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, जिसका नाम रखा गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, अब ये भारत में समाज कार्य का पहला स्कूल था। भारत में समाज कार्य का पहला स्कूल कौन था? भारत में पहला समाज कार्य का स्कूल या विद्यालय कौन था? बिल्कुल सही कहा आपने। और इसे ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। किसको दिया गया? बिल्कुल सही जवाब। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल को सन 1964 में ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी या ड्रीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में इसको दर्जा मिला। ये आपको ध्यान रखना है।
आज वर्तमान में टाटा इंस्टीट्यूट भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित और मानद विश्वविद्यालय है ये, एक प्रकार से। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम इसके एक पहले निदेशक थे, नाम पूछा था प्रथम निदेशक के रूप में, तो नाम क्या आता है? ठीक है, प्रथम निदेशक के रूप में डॉक्टर क्लिफोर्ड मॉन्सर्ट का नाम मिलता है। अच्छा, इसकी स्थापना किसने किया था? नाम ही है उनका दोराब जी, टाटा रतन दादा भॉय दोराब। इन्होंने ही इस स्कूल की स्थापना भी किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा आप सभी बच्चों को। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, और इन केस यदि परीक्षा में आपसे पूछता है तो आप यही नाम जरूर लगाएंगे। ठीक है, बताइए यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी आप लोगों को? अगर नहीं है तो फिर तो बहुत अच्छी, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। इंडियन अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में इसके कुलपति के रूप में अगर किसी का नाम देखने को सर मिला, सचिन जी को म्यूट करवा दीजिए। म्यूट हो जाइए सचिन जी। वर्तमान में यदि कोई कुलपति का नाम या निदेशक के रूप में किसी का नाम मिलता है तो डॉक्टर नहीं है ये, मनोज कुमार तिवारी। इन्होंने निदेशक की और कुलपति का कार्यभार जो है अपने ऊपर लिया है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो शालिनी भारत का नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, शालिनी भारत का नाम हमें देखने को मिलता है। हालांकि परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा शालिनी भारत का नाम। ठीक है, या तो आज का वर्तमान पूछा जाएगा आपसे, या तो फिर आप लोगों से प्रथम पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है प्रथम में नाम किसका आता है? बोल सकते हो जी। मॉन्सर्ट का नाम 1936 से लेकर 41 तक। उसके बाद नाम आता है कुमार जे एम कुमारप्पा का नाम, है ना, कुमारप्पा का नाम। और इन्होंने 1941 से लेकर 1953 तक इनका नाम देखने को मिला। उसके बाद AR वाडिया का नाम तो सुना भी होगा आपने को सोशल वर्क में। वाडिया का नाम 1953 से लेकर 1962 तक मिलता है। उसके बाद MS गोरे का नाम तो सुना होगा, MS गोरे का नाम, और ये थे 62 से लेकर 82 तक इनका रोल था। और उसके बाद सुश्री जो है अमैती देसाई, है ना, अमैती देसाई का नाम आता है, और इन्होंने 82 से लेकर जो है 95 तक का अपना रोल अदा किया। उसके बाद पार्थ मुखर्जी जी का नाम मिला 96 से लेकर 99 तक ये चले। फिर उसके बाद नाम हमें देखने को मिला RR सिंह के बारे में। RR सिंह, इनका नाम सोशल एक्शन में भी मिलता है। 2000 से लेकर 2004 तक थे ये। फिर उसके बाद S परशु रामन का नाम देखने को मिला, और ये 2004 से लेकर 2018 तक थे। उसके बाद आपको अगर हम बात करते हैं तो शालिनी भारत का नाम मिलेगा। शालिनी भारत का नाम 2018 से लेकर 2023 तक। आज वर्तमान में इसके बाद नाम आता है किसका? मनोज कुमार तिवारी जी का।
और 2023 से लेकर अभी तक। तो ये था, मैंने क्रम से आप लोगों के सभी बता दिए हैं, हालांकि नहीं पेपर में आएगा, लेकिन फिर भी भाई ये यूजीसी नेट का पेपर है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के बारे में मैंने थोड़ी सी आप लोगों को विशेष जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। हम लोग मेडिकल लाइन के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो हम एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखेंगे भारत के इतिहास के संदर्भ में। ठीक है, आप सभी लोगों ने नाम सुना है जे हॉस्पिटल के बारे में, परीक्षा में सवाल आता है। ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी रखते हैं हम लोग। चलिए, बात है वर्ष 1946 की, और कहाँ पर? मुंबई में, है ना। मुंबई के जे हॉस्पिटल या अस्पताल ठीक है, में पहली चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति हुई। पहली सोशल वर्कर की नियुक्ति हुई। अब ये नियुक्ति भारत में समाज कार्य के औपचारिक प्रशिक्षण शुरू करने के बाद हुई थी, है ना, बाद में हुई थी। तो याद रखने वाली बात यही है यहाँ पे हम सभी लोगों के लिए कि 1946 में जे हॉस्पिटल चिकित्सा समाज कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई थी, और सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना जो हुई थी वो 1936 में हुआ था। भारत में समाज कार्य में औपचारिक प्रशिक्षण शुरू करने का जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था भारत में औपचारिक शिक्षा को लेकर, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, 1936 का ही वर्ष वहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर उसी के एक साल बाद 1937 इसमें क्या हुआ कि बाल मार्गदर्शन क्लिनिक की स्थापना की गई। बाल मार्गदर्शन क्लिनिक, नाम तो सुने होंगे, चिल्ड्रन काउंसलिंग क्लिनिक। अब इसकी स्थापना हुई जो स्नातकोत्तर समाज कार्य छात्रों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा दी गई थी। मतलब MSW के लिए क्या दिया जा रहा था? ट्रेनिंग या प्रशिक्षण देने की बात कही गई थी ये। और फिर 1960 के दशक में क्या हुआ, भारत में चिकित्सा सोशल वर्क या सामाजिक कार्यकर्ताओं का दायरा क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, जे हॉस्पिटल में सर्वप्रथम चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई, उसके बाद में ही KEM में सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति भी की गई। ये बाद का प्रोसेस रहा था। ठीक है, अब उतने डीप में नहीं जाना है आप लोगों को, केवल इतनी बात यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, सोशल वर्क के संदर्भ में, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है या डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। यहाँ तक में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर आ रही है तो बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सर एक चीज पूछनी थी, जैसे इसमें लिखा हुआ है, हाँ, जो आपने अभी नोट कराया है कि बाल मार्गदर्शन क्लिनिक खुली है 1937 में, फिर इसमें अगला है कि 1960 में MSW का दायरा बढ़ा। तो सर 37 से 30 साल के बीच में एक लंबा अंतर नहीं है सर? 37 से 60 के बीच में नहीं, लंबा जी 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 सर, लंबा तो है ही है सर। इसमें ये आप इतना डीप में ना अंतर 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 सर, टाइमिंग के अंतर की बात कर रहे टाइमिंग हैं। का मतलब ये था, मैं बताता हूँ आपको, ये सुनिए। पहले सोशल वर्क में रिसोर्सेज कम थे, बढ़े थोड़ी थे ज़्यादा। अगर रिसोर्सेज होते तो पहले भी दायरा बढ़ सकता था, लेकिन बाद में जी 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 MSW का जो दायरा बढ़ा है, ट्रेनिंग वगैरह का, प्रशिक्षण वगैरह और चीज़ें बढ़ गई और धीरे धीरे प्रोग्राम शामिल कर दिए गए, तो वो 1960 से हुए।
औपचारिक रूप जी से सर। शिक्षा प्रशिक्षण देना शुरुआत तो हो गई थी जब इसकी स्थापना की गई थी तभी, ठीक है। जी जी हाँ, फिर उसके बाद 1 साल बाद बाल मार्गदर्शन क्लिनिक का एक एक दायरा बढ़ गया, एक एरिया बढ़ गया। जी धीरे धीरे काम हो रहा है ना, अभी अचानक नहीं। अभी जी जैसे आज 2025 चल रहा है, आने वाले 5 साल में या 10 साल में सोशल वर्क यहीं पर नहीं रहेगा, इसके और दायरे बढ़ जाएंगे और क्षेत्र बढ़ जाएंगे, तब और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जी जी। इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है सर। ठीक तो ये ठीक था है थोड़ा सा ठीक है विषय। सर। अच्छा, मैं एक और बात बताना चाहूँगा, ये तो मैं आपको केवल टू द पॉइंट से ही सारी चीज़ें रिलेट करवा रहा हूँ। और एक नाम आपने सुना होगा मेडिकल सोशल वर्क के ही अंतर्गत इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। भारतीय रेड क्रॉस, पेपर में ये भी सवाल आ चुका है, रेड क्रॉस सोसाइटीज़। देखिए, परीक्षा नज़दीक है तो इसलिए आप ये बिल्कुल ना सोचें कि टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जितनी भी चीज़ें बताऊंगा सीधा आपको वो परीक्षा में या तो पूछे गए हैं या तो आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है और इसकी मद्रास क्या है, शाखा है। मद्रास में क्या है इसकी शाखा, मीन्स ब्रांच। अब भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी तमिलनाडु शाखा के नाम से जानी जाती है। ये था पहले का नाम, जो मद्रास शाखा के नाम से जानी जाती थी। अब परीक्षा में यही सवाल बनाया जा सकता है कि अब किस नाम से। अब यही इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तमिलनाडु, तमिलनाडु के शाखा के नाम से जानी जाती है। हालांकि इसकी स्थापना सर जब किया गया था तो वह डेट थी 27 नवंबर सर 1920 का वर्ष था। पता है आपको ये भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी काम किस पे करती थी? मैं बताता हूँ। ये ना अस्पतालों में सेवाएं यानी सर्विसेज प्रोवाइड कराती थी, ब्लड बैंकिंग का काम, HIV एड्स के लिए प्रोग्राम का करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, आपदाओं की तैयारी करवाना, उससे राहत कार्य करवाना, युवा कार्यक्रम जैसी गतिविधियों का संचालन करती है यह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट के रूप में आप लोगों को देखने को मिल सकता है ना। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आप सभी लोगों ने स्वास्थ्य सर्वेक्षण विकास समिति के द्वारा वर्ष 1945 में, सर जी इसमें मद्रास शाखा है, इसका क्या होगा? सॉरी फिर से बताएं। इसका मुख्यालय, ये तो शाखा बताया नंबर। शाखा देखिए ये रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय। हाँ मैं बता रहा हूँ सर, देखो ये जो भारतीय, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में, ठीक है। तो जहाँ पे शाखा दिया जा रहा है वहीं उसका मुख्यालय का नाम भी बताएगा, ठीक है इसका। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल का होता, इंटरनेशनल, अब तो भाई इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो नई दिल्ली में भी है, ठीक है। एक ये जानती ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ये, ठीक है। इंडियन में अपने भारत जो है कहाँ पर, अगर शाखा के रूप में मैंने आपको बताया है तो आप ध्यान रखेंगे वही शाखा आपको रिलेट कराएगी, वही शाखाएं आपको रिलेट कराएंगी। कहाँ कहाँ पे है ध्यान से सुनिएगा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आपका तमिलनाडु में है और मद्रास में भी है, ठीक है। ये दो मेन ब्रांच हैं और दोनों, पहले तमिलनाडु मद्रास तो बेसिकली वही नाम परिवर्तित है, तो आप तमिलनाडु का नाम लगाइए, तमिलनाडु को, दिल्ली नहीं लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर इंटरनेशनल का पूछेगा तो स्विट्जरलैंड लगाइएगा, यानी जिनेवा लगाइएगा, तब आप जिनेवा लगाइएगा। तब आप कहाँ लगाओगे बताइए? जिनेवा स्विट्जरलैंड में लगाएंगे, जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा था, क्या बोल रहा था याद है किसी को? चलो मैं बताता हूँ। कि रेड क्रॉस सोसाइटी अस्पतालों में सेवा
नहीं, मैं बता रहा था स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं बता सकते हो? एक और नाम इसका है भोरे समिति के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इसकी स्थापना सन 1943 में हुई थी। आप हरियंट की किताब देखोगे तो आपको 1945 मिलेगा, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं इस आधार पे कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति की बात हम कर रहे हैं आपसे, भोरे समिति के नाम से जानी जाती, जिसकी स्थापना 1943 यानी 1943 में ब्रिटिश भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का सर्वे और सुधार करने के लिए किया गया था 43 में। अब यही समिति ने रिपोर्ट दी। अच्छा, रिपोर्ट कब दिया था? बात समझ में आ रही ना? बताइए, रिपोर्ट कब दिया था? 1946 में प्रस्तुत किया था रिपोर्ट। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सर्वेक्षण विकास समिति की स्थापना हुई 1943 में, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, किसने किया था ये भोरे समिति की स्थापना किसने की थी? सर जोसेफ भोरे ने किया था। भारत की स्वास्थ्य सेवा का सर्वे करना या सुधार करने की सिफारिश करता है ये। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसके संदर्भ में। ठीक है, ये था मेडिकल सोशल वर्क के संदर्भ में कुछ बातें जो आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद हमारे सामने आता है मनोचिकित्सा समाज कार्य। इसमें कुछ खास अब चीज़ें नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर इन केस आपसे पूछ लिया जाए कि मेडिकल सोशल वर्क का कार्य बताइए, तो काम क्या क्या है, ये तो बहुत आसान है। आपका काम क्या क्या है, जैसे ऑप्शन आपको जैसे ही मिलेंगे आप उन ऑप्शनों के आधार पे सीधा सीधा जवाब दे देंगे, है ना भाई। लोगों की मदद करना, उनको थेरेपी प्रोवाइड कराना या उनकी चिकित्साएं उन्हें प्रोवाइड कराना, उस संदर्भ में बात होगी तो आप सीधा सीधा उन चीज़ों को स्पष्टीकरण कर देंगे। जैसे मैं 2-3 लाइन बताता हूँ। समाज कार्य में अनुसंधान करना, काउंसलिंग करना, उसको निर्देश देना, सामुदायिक संगठन में सहभागिता प्रदान करना, इस तरीके की बातें क्या होता है, मेडिकल सोशल वर्क के फंक्शंस होते हैं या उनके कार्य होते हैं, है ना, उनके कार्य होते हैं। आवाज़ क्लियर है? बताइएगा। जी सर। जी सर। हाँ, तो ये चीज़ें आप लोगों को सीधा सीधा इस तरीके से बताएगा और आप उनके बारे में बताएंगे कि भावनात्मक कार्य है, सामाजिक सहायता, संसाधनों को पहचानना, जोड़ना, परामर्श और समर्थन देना, संचार और समन्वय करना, आकलन करना, समस्या समाधान करना, वकालत करना, इस तरीके की चीज़ें होता है। मान लीजिए कि एक चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता एक मरीज को उसके निदान के बाद अस्पताल छोड़ना सीख सकता है, उन्हें आवश्यक संसाधन के बारे में जानकारी दे सकता है, घर पर उसकी देखभाल के लिए योजना विकसित करने में उसकी मदद कर सकता है। ये काम करता है मेडिकल सोशल वर्कर। ठीक है, ये अच्छा। उसके बाद हम आपसे कह रहे थे कि एक और पॉइंट आता है, वो होता है मनोचिकित्सा समाज कार्य, है ना, मनोचिकित्सा समाज कार्य। अच्छा, मनोचिकित्सा समाज कार्य को हम लोग साइकेट्रिक सोशल वर्क के नाम से संबोधित करते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पे हेडिंग बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, मेडिकल सोशल वर्क के संदर्भ में यूजीसी नेट का मैंने पॉइंट बता दिया है, इसी के अंतर्गत आएगा परीक्षा में, कुछ ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है
चिकित्सा या चिकित्सकीय, ठीक है, समाज कार्य, ये पॉइंट, इसे हम लोग संबोधित करते हैं साइकेट्रिक सोशल वर्क। तो एक विशेष प्रकार की चिकित्सा समाज कार्य पद्धति या उसके बारे में आप कह सकते हैं नाम है, जो गंभीर मानसिक रूप से बीमार लोगों की सहायता करता है, चिकित्सा प्रदान करता है, देखभाल में बेसिकली कोऑर्डिनेट करने पर ये कार्य करता है। तो मनोरोग समाज कार्य गंभीर मानसिक रूप से बीमार लोगों की सहायता, चिकित्सा प्रदान करना, समन्वय बनाए रखना, संसाधन और समर्थन देना, अस्पताल में भर्ती और डिस्चार्ज की योजना बनाना, परिवार के लिए मदद करना, ये एक्टिविटीज़ जो है मनोचिकित्सा समाज कार्य के अंतर्गत शामिल की गई है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट के रूप में नोट कर देता हूँ, इन केस अगर सवाल बनेगा तो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनेगा, यहाँ से आप इन पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। जैसे मनोरोग समाज कार्य क्या होता है अभी मैं बता भी दूंगा आप लोगों को, एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट में गंभीर मानसिक रूप से बीमार लोगों की सहायता, लोगों की मदद या सहायता, चिकित्सा प्रदान और समन्वय, संसाधन और समर्थन, उसके बाद अस्पताल में भर्ती और डिस्चार्ज करना। सर थोड़ा आवाज धीमी आ रही सर। आवाज़ धीमी आ रही है, डिस्चार्ज करना, ओके। परिवारों के लिए सहायता, परिवारों के लिए थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। क्या मेरी आवाज़ स्लो जा रही है आप लोगों के पास? जी सर। जी सर, थोड़ी थोड़ी। अच्छा जी, चलो अभी तो क्लियर है कि अभी भी स्लो है? अभी भी स्लो है क्या मेरी आवाज़? जी सर, थोड़ा सा तेज बोला सर। चलो अच्छा ठीक है। देखो एक तो मैं आपको बताता हूँ जो है मनोरोग समाज कार्य के बारे में। जब मनोरोग चिकित्सा टीम का एक बेसिकली अभिन्न अंग है जो रोगियों और उनके परिवारों के लिए सहायता और संसाधन बेसिकली प्रदान करता है, ठीक है, तो वो मनोरोग समाज कार्य का पार्ट बनता है। गंभीर मानसिक रूप से बीमार लोगों की मदद करता, यानी इसमें मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे वाले जो लोग होते हैं जैसे कि सिजोफ्रेनिया, अवसाद, चिंता वाले लोगों की मदद करना बेसिकली इसमें शामिल होता है। चिकित्सा प्रदान करना, समन्वय बनाए रखना, मतलब रोगियों की दवा और अन्य चिकित्सा उपचार तक पहुंच करने में उसकी हेल्प करना। संसाधन और समर्थन, जैसे रोगियों को और उनके परिवारों में समुदाय में सामाजिक समर्थन और संसाधनों को जोड़ने का प्रयास करना। अस्पताल में भर्ती और डिस्चार्ज करना, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता रोगियों के अस्पताल में भर्ती होने और डिस्चार्ज करने की योजना बनाने में उनकी मदद करता है। परिवारों के लिए सहायता, ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में एजुकेशन, समर्थन और संसाधन जो है प्रदान किया जाता है। तो ये पार्ट बेसिकली इसमें शामिल होता है। अब एक मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता यानी साइकेट्रिक सोशल वर्कर क्या करते हैं, उनका काम क्या है ना, उनके काम का हम तरीका बता रहे हैं। वो टास्क कौन कौन सा होता है वो टास्क आप लोग जरूर एक बार मेंशन कर लें, है ना। उनके फंक्शन, साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स के बेसिकली फंक्शन या वर्क या कार्य। तो सबसे पहले एक आता है जो है ये ओरिएंट करते हैं। ओरिएंटेड का मतलब होता है अभिमुखीकरण करना, ठीक है, ओरिएंटेशन करना पहला इनका काम होता है। दूसरा इन्हीं का काम होता है इवैल्यूएशन करना। तीसरा काम होता है ट्रीटमेंट प्लान बनाना,
ठीक है, ट्रीटमेंट प्लान बनाना। फिर एक होता है साइकोथेरेपी प्रोवाइड कराना, साइकोथेरेपी, ठीक है, प्रोवाइड कराना। और एक होता है ड्रग मैनेजमेंट करना, ड्रग मैनेजमेंट करना। और उसके बाद क्या हो सकता है, ग्रुप थेरेपी साइकेट्रिक देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद फैमिली थेरेपी, ठीक है। और उसके बाद आप सीबीटी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, सीबीटी भी देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। एंड फैमिली थेरेपी हो गया। रिसोर्सेज एंड सपोर्ट की बात भी करते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज एंड सपोर्ट की बात। एंड गार्जियनशिप का रोल, ठीक है, गार्जियनशिप का रोल भी अदा करते हैं ये। गार्जियनशिप का रोल भी अदा करते हैं। और टीचिंग का भी काम करते हैं ये, है ना, टीचिंग का भी रोल देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन का रोल भी देखने को मिलता है। बहुत इनके बेसिकली रोल हैं या बहुत सारे इनके काम हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं अभिमुखीकरण का मतलब क्या था, जो हमने शुरुआत में लिखा था यहाँ पे, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है ये रोगियों को अपने अधिकारों और सेवाओं के बारे में जानकारी देते हैं इसको शुरुआत में, तो ये पार्ट बेसिकली कहलाता है ओरिएंटेशन। दूसरी बात अगर हम करते हैं इवैल्यूएशन का, तो वे आकलन करते हैं, परिवारों की ज़रूरतों का मूल्यांकन या उसका आकलन करते हैं। फिर ट्रीटमेंट प्लान की बात करता हूँ तो रोगियों के लिए व्यक्तिगत उपचार की योजना भी बनाते हैं। फिर साइकोथेरेपी की बात करते हैं हम लोग, तो रोगियों के लिए मनोचिकित्सा प्रदान करना। फिर उसके बाद ड्रग मैनेजमेंट का मतलब दवा मैनेजमेंट, दवाओं लेने में मदद करते हैं ये, ठीक है। एंड ग्रुप थेरेपी, उसके बाद समूह में थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। फैमिली को थेरेपी देते हैं। कॉग्निटिव यानी बिहेवियर से संबंधित थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। रिसोर्सेज एंड सपोर्ट यानी ये क्या करते हैं, परिवारों को समुदाय में सामाजिक समर्थन और संसाधनों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। फिर एक अभिभावक, ये रोगियों को अभियोजन संबंधी कार्य के रूप में रोल अदा करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद टीचिंग मतलब रोगियों को, उनके परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद आता है समन्वय, यानी रोगियों को देखभाल शामिल करके चिकित्सा पेशेवर के बीच में कोऑर्डिनेशंस बनाए रखने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि साइकेट्रिक सोशल वर्क का ये कुछ कार्य है, इस तरीके से बेसिकली अपना रोल अदा करते हैं। अब इन्हीं के हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री पर बातचीत करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है साइकेट्रिक सोशल वर्क के संदर्भ में इतिहास को लेकर प्रश्न, ठीक है। तो अब थोड़ी सी हम लोग हिस्ट्री पर भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो, आप सभी लोगों ने नाम सुना है सन 1905 का। सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। मैं बता रहा था साइकेट्रिक सोशल वर्क के संदर्भ में एक वर्ष सन 1905 का वर्ष बता रहा था, है ना। सन 1905 का वर्ष आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये 1905 में मैसाचुसेट्स, है ना, मैसाचुसेट्स का नाम आता है। और ये मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में समाज सेवा विभाग की स्थापना की गई थी। समाज सेवा विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब इस विभाग ने कार्यकर्ताओं को अस्पताल में न्यूरोलॉजिकल क्लिनिक के रूप में बेसिकली डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट जैसी क्रियाएं संचालित की गई थी। तो साइकेट्रिक सोशल वर्क के संदर्भ में ये पार्ट हमारे सामने देखने को मिला था, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं समाजकारी में मनोचिकित्सा समाजकारी की उत्पत्ति को लेकर,
तो आरंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। शुरुआती दौर में अगर मेडिकल सोशल वर्क से अगर पूछा जाए कि शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो मेडिकल सोशल वर्क की शुरुआत बेसिकली हुआ था अमेरिका से। कहाँ से किया गया था भाई? आरंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई, ठीक है। मानसिक रोगियों का अध्ययन किया गया था वहाँ पे, है ना। मैं नीचे यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ, ठीक है। नाम आपने सुना होगा मैरी गैरेट का नाम, मैरी गैरेट का नाम। और मैरी गैरेट का नाम जहाँ भी देखने को मिलता है वो बोस्टन साइकोपैथिक साइकोपैथिक अस्पताल, ठीक है, में काम करती थी। अस्पताल में ये काम करती थी और मानसिक रोगियों का अध्ययन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था, ठीक है, गैरेट महोदय ने। तो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल की दिशा में अपना महत्वपूर्ण कदम, ठीक है, जो शुरुआत किया वो मैरी गैरेट ने स्टार्ट किया था, ठीक है। यह स्टडी वगैरह इन्हीं ने स्टार्ट किया था। आरंभ जो हुआ था, शुरुआत जो हुआ था वो आप कह सकते हैं यूएसए, ठीक है, यूएसए का नाम। अब बोस्टन साइकोपैथिक चिकित्सा के निदेशक पद पे फिर इनका चुनाव हो गया, और जब इनका चुनाव हुआ तो वह वर्ष था 1913। तो 1913 में बोस्टन साइकोपैथिक चिकित्सा के निदेशक पद पर इनकी जो है स्थापना, इनकी जो है नियुक्ति हुई। और इसी चिकित्सालय ने समाज सेवा विभाग के प्रमुख लक्ष्य मानसिक रोगियों का अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये पाठ हमें देखने को यहाँ पर मिला था इनके संदर्भ में। फिर उसके बाद सन 1926 की बात आती है। अगर हम बात करते हैं 1926 का, तो 1926 में क्या हुआ, मनोचिकित्सा समाज कार्यकर्ता विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य संगठनों में काम करने लगे, ठीक है, 1926 में, जिसमें चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य, स्वच्छता क्लिनिक और बाल निर्देशन क्लिनिक शामिल हुए। 1926 में 3 चीज़ें, एक तो चिकित्सालय शामिल किया गया, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो मानसिक स्वच्छता क्लिनिक शामिल हुआ। तीसरी बात बाल निर्देशन क्लिनिक शुरुआत हुआ, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें देखने को मिली। 1926 तक में मनोचिकित्सा समाज कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य संगठनों में काम करने लगे थे 1926 तक, ठीक है। जागरूकता, शिक्षा पर, समर्थन संसाधन पर, परामर्श पर, ट्रीटमेंट, मूल्यांकन, ठीक है, इत्यादि कार्यों पर बेसिकली रोल देखने को मिला। चिकित्सालय में क्या था, चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सालयों में मरीजों की देखभाल, उपचार योजनाओं में योगदान देंगे, ये था। मानसिक स्वच्छता क्लिनिक में क्या था, समुदाय में ये बेसिकली था कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। और मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता मरीजों को परामर्श और काउंसलिंग करते थे या ट्रीटमेंट करते थे मानसिक स्वच्छता क्लिनिक में। अच्छा, बाल निर्देशन क्लिनिक में क्या था, ये बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता था। और मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता बच्चों और उनके परिवारों को परामर्श और समर्थन दिया करते थे। ये रोल होता था तीनों का। और ये बात मैं बता रहा हूँ 1926 के दौरान में, ठीक है, 1926 के दौरान में। नाम आप लोगों ने सुना है चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक का, है ना। आप भली भांति तरीके से इसके बारे में जानते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर कि बाल निर्देशन क्लिनिक, जिन्हें बाल मार्गदर्शन केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, विशेष क्लिनिक है ये।
विभिन्न प्रकार की व्यवहारिक, भावनात्मक, सीखने और विकास संबंधी समस्या वाले बच्चों की देखभाल करता है। ये बच्चों से संदर्भित है। इसकी शुरुआत जो हुई, ये शुरुआत हुई 1920 के दशक में बाल निर्देशन क्लिनिक का। किशोर अपराध को संबोधित करने के लिए यह स्थापित किया गया था और भारत में पहला क्लिनिक सन 1939 में आया। भारत में पहला क्लिनिक 1939 में टाटा इंस्टीट्यूट में स्थापित किया गया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में स्थापित किया गया है ना, इसको स्थापित किया गया। और इसके बाद दूसरे नंबर का सन 1955 में दूसरा सन 1955 में नई दिल्ली एंड चेन्नई में क्लिनिक स्थापित किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में, चेन्नई में क्लिनिक क्या किया गया? स्थापित किया गया। ठीक है, समझ में बात आ रही है? बताइए, बोलिए भाई। जी सर। हाँ, और जी सर, आ रहा है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बाल निर्देशन एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, है ना। अच्छा, ये भारत में जो 1939 में किया गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में, तो भारत में पहला क्लिनिक कहाँ पर है? अरे भाई बता सकते? मुंबई। टाटा इंस्टीट्यूट तो मुंबई में ही तो है ना, है कि नहीं? बताओ। तो जी सर। आप जो है नाम जरूर ध्यान रखा करें, है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और फिर मैं आपको बता रहा था, अमेरिका में ये आंदोलन के रूप में कब आया था? यूएसए में मोमेंट के रूप में, बाल गाइडेंस क्लिनिक मोमेंट, तो वो 1922 लगाइएगा। हालांकि वो नहीं आएगा पेपर में, इंडिया का पूछ सकता है, इंडिया का आया भी है और परीक्षा में पूछ भी सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, अच्छा, इसका बेसिकली मोटो क्या है? बाल मार्गदर्शन क्लिनिक का ये मूल्यांकन, परामर्श, उपचार, सेवा देना, भावनात्मक, विकासात्मक कठिनाइयों वाले जो बच्चे होते हैं उनमें उनकी मदद करता है। ठीक है, उनकी मदद करता है। तो ये रोल बेसिकली वहाँ पर देखने को मिलता है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, एंड ऑब्जेक्टिव के रूप में अगर सवाल बनता है तो। अच्छा, ये किसने बेसिकली इस्टेब्लिश्ड किया था, बता सकते हैं आप? ये नहीं सर, नहीं पेपर में पता। आया हुआ है भाई, इस्टेब्लिश। अगर इसका नाम देखने को मिला है ना, तो पेपर में, ये परीक्षा में एक बार आ चुका है ना। चलो नोट कर लीजिएगा। देखो मैं बताता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। पहला बाल मार्गदर्शन क्लिनिक की जब स्थापना हुई तो उस समय महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाया अल्फ्रेड एडलर ने निभाया था। पहला क्लिनिक में अल्फ्रेड एडलर ने वियना में इन्होंने दिखाया था। तो आप चाहो तो यहाँ पे अल्फ्रेड एडलर का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर विलियम हीली का नाम भी देखने को मिला, और ये शिकागो में मिला था, शिकागो जुवेनाइल साइकोपैथिक इंस्टीट्यूट। ठीक है, वहाँ पर ये नाम देखने को मिला था। तो उन्होंने बताया था कि भाई ये एक चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक होना चाहिए। ठीक है, पहला बाल मार्गदर्शन क्लिनिक स्थापित किया, व्यक्तिगत मनोविज्ञान सिद्धांतों पर जो केंद्रित था वो था अल्फ्रेड एडलर। ये परीक्षा में सवाल आ चुका है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। हिली ने
ट्रीटमेंट को लेकर सिद्धांत को लागू किया था? शिकागो में विलियम हिली ने सिद्धांत को लेकर बात किया था। क्लिफर्ट मंसर्ट महोदय ने पहला बाल मार्गदर्शन क्लिनिक स्थापित जो किया था, डॉक्टर मंसर्ट, 3 की बात बता रहा हूँ, मंसर्ट महोदय का, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में मैंने भी नोट करवाया ना आप लोगों से, क्या वर्ष दर्शाया था? जी सर। 1939। जी सर। और साइकेट्रिक सोशल वर्क की स्थापना इंडिया में कब हुई थी? साइकेट्रिक सोशल वर्क की स्थापना इंडिया में कब हुई थी? 1937 में। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ष हैं जो आपके सामने इस समय दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चिकित्सा समाज, मनोचिकित्सा समाज कार्य के संदर्भ में ये बातें समाप्त होती हैं यहाँ। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ सोशल पैथोलॉजी के बारे में। ठीक है, सोशल पैथोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी भी मैंने शुरुआत में बताया था, समाज रोग विज्ञान बोला था ना। समाज रोग विज्ञान या सोशल पैथोलॉजी बात वही होती है, सिमिलर। ठीक है, तो मैं आपके सामने यहाँ पे समाज रोग विज्ञान, इसे हम लोग कहेंगे सोशल पैथोलॉजी। पेपर में ये भी सवाल आता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि सामाजिक मानदंड, सामाजिक मानदंड से विचलन के कारण होने वाली सामाजिक समस्या या सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। ठीक है, तो सोशल पैथोलॉजी का मतलब है सामाजिक बुराइयों की जो उत्पत्ति है, प्रकृति है, कारण है, उन सभी चीज़ों का ये बेसिकली क्या करता है? अध्ययन करता है, या उसके बारे में स्टडी। जैसे उत्पत्ति ऑप्शन में रहेगा, कारण ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, प्रकृति मतलब नेचर इत्यादि का अध्ययन कहलाता है सोशल पैथोलॉजी। ठीक है, सोशल पैथोलॉजी सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, सामाजिक विज्ञान के तरीकों का उपयोग, सामाजिक विकृति की पहचान, सामाजिक विकृति का विश्लेषण, ठीक है, इत्यादि चीज सोशल पैथोलॉजी के संदर्भ में देखने को मिलता है ये नाम। तो याद रखिएगा इसके बारे में भी। ठीक है ना, ये नाम हम सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, समाज रोग विज्ञान, सोशल पैथोलॉजी। सामाजिक विकृति के संदर्भ में ये शब्द हमें देखने को मिलता है, सोशल पैथोलॉजी। चलिए उसके बाद और भी चीज़ें। रोग का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। पैथोस का मतलब होता पीड़ा, लोगस का मतलब होता अध्ययन, यानी रोग के कारण, रोग की प्रकृति, रोग के लक्षण, रोग का निदान, रोग का उपचार, जहाँ पर भी बात आती है वो दर्शाता है सोशल पैथोलॉजी। और एक शब्द इसी से मिलता जुलता आता है, सामाजिक विकृति। सामाजिक विकृति का विज्ञान की जो अवधारणा है वो एमिल दुर्खिम का है। यहाँ आप दुर्खिम का नाम मत लगा दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। विकृति का नाम आता है सोशल विकृति में, सामाजिक विकृति में, तो नाम आप लोग लगा दीजिएगा एमिल दुर्खिम का नाम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। महामारी विज्ञान का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जानते हैं महामारी विज्ञान? बताइए।
महामारी विज्ञान, इसी को महामारी विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडेमोलॉजी कहते हैं महामारी विज्ञान को। एपिडो या एपिडेमियोलॉजी या महामारी विज्ञान, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है ये, जो किसी आबादी में स्वास्थ्य और बीमारी के विवरण, नियंत्रण, रणनीति इत्यादि का ये अध्ययन किया जाता है इसमें। तो आबादी में बीमारी के फैलने का अध्ययन करना, आबादी में बीमारी फैलने का अध्ययन करना, उच्च रक्तचाप, मानसिक बीमारी, मोटापा इत्यादि चीज़ों का यह स्टडी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसे हम लोग महामारी विज्ञान का नाम देते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में, महामारी विज्ञान। महामारी जो है स्थान विशेष महामारी का अंतर पहली बार हिप्पोक्रेटस के द्वारा लाया गया था। आप ये कह सकते हैं हिप्पोक्रेटस का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसे बता सकते हैं, हिप्पोक्रेटस का नाम। एक होता है इटियोलॉजी, इटियोलॉजी को क्या कहा जाता है? हेतुकी विज्ञान या हेतु विज्ञान आप कह लीजिए, इटियोलॉजी, ठीक है। इसे बोला जाता है हेतुकी या आप कह लीजिए हेतु विज्ञान, ठीक है। ये शब्द आते हैं। अच्छा, हेतुकी और हेतु विज्ञान में या एटियोलॉजी शब्द में इसका मतलब है कि किसी रोग या स्थिति के कारण का अध्ययन करना, किसी रोग या स्थिति के कारण का अध्ययन करना, ठीक है, वो दर्शाता है ये, ठीक है। तो रोग या स्थिति के कारण का अध्ययन जो करते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का अध्ययन किसी रोग के कारण को समझने में मदद मिलता है। और जानते हैं ये विभिन्न कारकों को शामिल कर सकता है, इसमें कई कारक एलिमेंट जो है इंक्लूड हो सकते हैं। जैसे कारकों की अगर हम बात जब करते हैं तो उनमें कौन कौन से कारक हो सकते हैं? एक होता है आनुवांशिक कारक, ठीक है। दूसरा होता है पर्यावरणीय कारक या पर्यावरण कारक। तीसरा होता है संक्रामक कारक और चौथा होता है मनोवैज्ञानिक कारक, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति के जीन में परिवर्तन अगर देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, रोग के कारणों में जैसे कोई बीमारी है तो वही बीमारी अगर उसके बेटे में आ जाती तो उसको बोला था आनुवांशिकता का पैटर्न है। पर्यावरण बेसिकली क्या था? खान पान है ना, रसायन या आहार, संपर्क या जीवन शैली जैसे विकल्प को पर्यावरणीय शब्द में शामिल किया गया। कोई अगर बैक्टीरिया या कोई वायरस या संक्रमण से कोई चीज़ होता है तो उस कंडीशन को हम लोग संक्रमण में डाल देते हैं। जैसे तनाव और मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के संदर्भ में कोई बात होती है तो वो मनोवैज्ञानिक कारक के रूप में आ जाता है ना। तो इसके कई कारण हैं, इसके कई कारण भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इसके संदर्भ में, ठीक है। उसके बाद आता है सिजोफ्रेनिया। आपने नाम सुना होगा सिजोफ्रेनिया के बारे में। सिजोफ्रेनिया क्या होता है बता सकता है कोई बच्चा? सिजोफ्रेनिया क्या होता है? बोलो, सिजोफ्रेनिया। ये सर रोगी को सर हेलुएशन होता है सर, हेलुसिनेशन और नींद में ही सर। हाँ सर।
चलिए और रोगी नीचे से बात करता है और कान में कुछ सुनाई देता है, ठीक है दिखाई भी देता है। ठीक है, सुनिएगा। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक, ये क्या है, मानसिक विकार है, मानसिक विकार है, गंभीर मानसिक विकार है जो व्यक्ति के सोचने, व्यक्ति को सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। ये व्यक्ति को वास्तविकता से अलग कर सकता है, रियलिटी से उससे क्या कर सकता है, वो अलग कर सकता है। तो सिजोफ्रेनिया के लक्षण में जैसे अभी आपने मुझे एक शब्द बताया जो है हेलुसिनेशन शब्द, और जो है हेलुसिनेशंस का मतलब होता है मति भ्रम। क्या होता है इसका मतलब, मति भ्रम, हेलुसिनेशंस, ठीक है। और देखो, यह उन चीज़ों को देखना या सुनना शामिल है जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है। पायल की आवाज़ नहीं आ रही है जो कि रियल में है नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि पायल की आवाज़ आ रही है। ये एक प्रकार की बीमारी है ना। जैसे कि आवाज़ें सुनाई देना, ऐसी चीज़ें देखना जो बाकी लोगों को दिखाई ही नहीं देती है, जो कि आपको दिखाई देती है, वो है ना। तो वो मतिभ्रम है, वही सिजोफ्रेनिया का पैटर्न है जिसमें एक टाइप ये बनता है ना? बात को समझना। एक इसी में आता है भ्रम, एक शब्द इसी में आता है भ्रम। एक होता है मतिभ्रम और एक होता है भ्रम, है ना। तो ये शब्द भी ध्यान रखिएगा। भ्रम बेसिकली क्या है, इसे डुलेशंस का नाम देते हैं हम लोग भ्रम को, भ्रम। भ्रम देखिए, एक गलत या स्थिर विश्वास जो विपरीत सबूतों के बावजूद बना रहे, मिथ्या विश्वास। ये विश्वास सत्य नहीं है, इसका कोई प्रमाण ही नहीं है, तो मिथ्या विश्वास का पैटर्न है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये विश्वास है कि किसी को परेशान किया जा रहा है, उसका पीछा किया जा रहा है या उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है ना। जैसे नहीं, एक दो लोग बात करते हैं तो तीसरा व्यक्ति सोचता है ये हमारे बारे में ही बात कर रहे होंगे, ज़रूरी तो थोड़ी ना है कि आप ही के बारे में बात हो रहा हो, ठीक है, वो कोई और भी बात हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये विश्वास है कि व्यक्ति के पास विशेष योजना, ज्ञान या किसी देवता के साथ विशेष संबंध है उसका। लोग नहीं कहते हैं फलाने का एक बाबा हैं, उनको डायरेक्ट कनेक्शन हो रखा है बाबा से, देवता से, है ना, एक ईश्वर से। उनके पास आते हैं, दर्शन देते हैं, सारी चीज़ों से करते हैं। जिसे भव्य भ्रम कहते हैं, हम लोग इसको भव्य भ्रम का नाम देते हैं। वस्तुओं या लोगों को स्वयं के लिए विशेष जो महत्व देता है, उस क्रिया में एक भ्रम शब्द आता है, उसी को बोला था भ्रम। तो कहने का भाव ये है कि ये ऐसे विचार या विश्वास करना शामिल है जो है ही नहीं, जो सत्य नहीं है। जैसे कि किसी के खिलाफ साजिश करना या किसी के द्वारा जो है षड्यंत्र करना, है ना, आप षड्यंत्र कर रहे हैं ऐसा जो कि है ही नहीं, है ना। तो ऐसे शब्द जो है दर्शाता। सिजोफ्रेनिया के कारण अभी पूरी तरह से ज्ञात तो नहीं हुआ, लेकिन ये माना जाता है कि मस्तिष्क के कार्य में गड़बड़ी होने की वजह से है सिजोफ्रेनिया। समझे आप लोग? जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उपचार उपलब्ध है। उपचार में दवाइयाँ हैं, मनोचिकित्सा है, सामाजिक समर्थन है, इत्यादि चीज़ें बेसिकली रखी गई हैं सिजोफ्रेनिया में।
तो ये दो शब्द सिजोफ्रेनिया के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट है और हम चाहेंगे कि ये दोनों शब्द आपको पता होना चाहिए, मतिभ्रम और भ्रम। ये परीक्षा में सवाल आएगा और कंफ्यूज नहीं होना, भ्रम क्या है, मतिभ्रम क्या है ना। ये दो शब्द आप लोगों को कंफ्यूज इन दो शब्दों में नहीं होना है। सिजोफ्रेनिया को वैसे तो देखो कई टाइप्स हैं, उनके कई ऐसे लक्षण हैं, कई कारक हैं, है ना। लेकिन केवल यहाँ पे जैसे आपको अभी भी लगता है कि आप ऐसी चीज़ें देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं जो अनुभव में नहीं है, जैसी आवाज़ें सुनाई देती है जो कि है ही नहीं। भ्रम वो गलत धारणा है जिसे आप मान रहे हैं जबकि इस बात के बहुत से सबूत मौजूद हैं कि ये बातें गलत है ना। लोग ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली दर्शाता है इस कंडीशंस में। कारण क्या होता है कि आपके मस्तिष्क द्वारा ना उपयोग की जाने वाली रासायनिक जो रसायन होते हैं उनमें डूबे रहने के कारण ये चीज़ें होती हैं। जन्म से पहले मस्तिष्क विकास, परमाणु ऊर्जा संयंत्र या आपके मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में कनेक्शन का टूट जाना वो दर्शाता है सिजोफ्रेनिया का लक्षण, सिजोफ्रेनिया के लक्षण है। इसी में सिजोफ्रेनिया को लेकर एक शब्द आता है DSM-5, इसका फुल फॉर्म परीक्षा में खूब पूछा जाता है ना। परीक्षा में इसका फुल फॉर्म आता है, तो फुल फॉर्म में अगर नाम आता है तो मैं आप सभी से कहूँगा कि लिखिएगा द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिक्स या स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस है ये। इसका बेसिकली DSM-5 का ये फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है, ठीक है, याद रखिएगा इसमें, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना। कल जो है इसी के आगे देख लेंगे। फोबिया एक टॉपिक रह गया हम लोगों का, और सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है, ठीक है। फोबिया और सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, है ना, ये दो टॉपिक हैं और इसके अलावा भी आपको भी और मिलेंगे, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट है मेंटल, फिर उसके बाद हम लोग डिसऑर्डर पर थोड़ा सा बात कर लेंगे, फिर एजिंग की थ्योरी पर बात करेंगे। 3-4 टॉपिक कल भी कवर कर दूंगा मैं 1 घंटे में, ठीक है। कल भी यूनिट नंबर 9 में 3-4 टॉपिक और भी कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखें। ठीक है सर।